हेलो एंड वेलकम टू जोग्राफिया। जोग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है, इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू मैप। और इसमें हम अफ्रीका को देखने जा रहे हैं, अफ्रीकन जो भी कंट्रीज़ हैं। मेनली हम ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखेंगे क्योंकि उसकी प्रॉक्सिमिटी जो है इंडिया से काफ़ी हद तक ज़्यादा है। अब ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके हम पहले अगर जियो स्ट्रेटेजिकली देखते हैं तो बात जहां पर आती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। ठीक है, मैं अभी इसमें मैप में दिखा रहा हूं, ये अफ्रीकन हॉर्न है, ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है इसको। यहाँ पे सोमालियन पायरेट्स रहते हैं। अगर हम जियो स्ट्रेटेजिकली देखते हैं तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और इसकी प्रॉक्सिमिटी भी मतलब इंडिया से पास भी पड़ता है। यहाँ पे पायरेसी होती है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं, और जैसे अल शबाब या फिर बोको हरम जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उनसे थ्रेट परसेप्शन भी रहता है। तो उस तरीके से हमारे लिए काफ़ी मतलब जियो स्ट्रेटेजिकली तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिला था कि कुछ डिप्लोमेटिक मिशंस भी भेजे गए थे, जैसे रवांडा हो गया, जिबूती हो गया, या फिर इक्वेटोरियल गिनी में अभी 2018 से 19 के बीच में प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कई सारे डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे थे, स्पेशली इन लोगों से इंगेज करने के लिए, इन कंट्रीज से इंगेज करने के लिए। तो इंडिया का काफ़ी हद तक अफ्रोसेंट्रिक डिप्लोमेसी देखने में मिली है। जब से ये एनडीए 1 की गवर्नमेंट आई है तो हम काफ़ी अफ्रोसेंट्रिक हो गए, क्योंकि काफ़ी सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हमको दिख रही हैं। क्योंकि देखते हैं किस तरीके से कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर हम अपने जो भी एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, तो हम अगर वेस्टर्न अफ्रीका में चले जाएं तो वहाँ से हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जो हमारी एक इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी का पार्ट होगा। उसके बाद में जैसे बहुत सारे रेयर मिनरल्स हैं, जैसे तंजानिया की बात लेते हैं तो तंजानिया में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो हम उनको वहाँ से अपने लिए कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए वहाँ से इंगेज कर सकते हैं उस टाइप की कंट्रीज से। और जैसे गोल्ड है, डायमंड्स है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है। और यहाँ पर जो अफ्रीका है ना, यह इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारा स्पेस देता है, मतलब स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका इज ह्यूज। एम्पल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड भी है, क्योंकि अरेबल लैंड इंडिया के लिए काफ़ी हद तक कम होती चली जा रही है। जैसे अभी चाइना का केस आया था, चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत सारी लैंड जो है लीज पे लेना शुरू करी है। तो उसी तर्ज पे इंडिया भी काफ़ी हद तक लैंड यहाँ पे लीज कर सकता है और एग्रीकल्चर को एडवांस तरीके से ग्रो कर सकता है। अच्छा, हम जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देख सकते हैं कि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अगर हम इनसे इंगेज करते हैं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर हम परमानेंट सीट लेने जब जाएंगे तो उसमें इन सब कंट्रीज़ की सपोर्ट मिल सकती है, अगर हम इनको अच्छे तरीके से इंगेज करें। जैसे कि हमारा एक आईटेक प्रोग्राम है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम से, तो वो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा इंगेज करता है, उनकी हेल्प करता है इनोवेशन में, हायर एजुकेशन में, टेलीमेडिसिन में। तो हम अगर उनके साथ में इंगेज करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो उसके रेसिप्रोसिटी में हम ये देख सकते हैं कि हमारी हेल्प यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर हम परमानेंट सीट चाहते हैं तो वहाँ पर हमारी हेल्प मिलेगी। और आईटेक का अफ्रीका ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी है। आईटेक मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इंडिया का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज इंगेज करती हैं। और इंडिया ने काफ़ी हद तक, जैसे रवांडा में कोई क्राइसिस हुआ था या फिर युगांडा में, सूडान में, तो वहाँ पर बहुत सारे पीस कीपिंग मिशन भी गए थे और वहाँ की जियोपॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक हमने इन्फ्लुएंस भी किया है पास्ट में। तो इंडिया किस तरीके से इंगेज कर सकता है अफ्रीका से? इंडिया पैन अफ्रीका जो इनका अफ्रीकन यूनियन है ना, तो अफ्रीकन यूनियन से इंगेज कर सकता है, मतलब पैन अफ्रीकन बेसिस पे। उसके बाद में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनके, उसके बेसिस पे, जैसे ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी है वहाँ से इंगेज कर सकता है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कीनिया से हमारा बहुत अच्छा हिसाब किताब है, और इंडिया की जो कम्युनिटी है और वहाँ का जो डायस्पोरा है उनके बीच में एक इंटरेक्शन करा सकते हैं। तो ये कई सारे पॉइंट हैं। अब देखते हैं इसके बाद में कि अफ्रीका में जो भी बॉर्डर्स हैं और जो भी वहाँ की जियो स्ट्रेटजी है, वहाँ के आपस की कंट्री का क्या जो पॉलिटिक्स चलती है, तो मेजर पॉइंट क्या है वहाँ से निकल कर आते हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस मैप के थ्रू ये दिखाना चाहूँगा कि इसका एरियल जोग्राफिकल एक्सटेंट है कितना अफ्रीका का। देखिए, जोग्राफिकल एक्सटेंट अफ्रीका के बहुत हद तक ज़्यादा है और हम इसको काफ़ी हद तक समझ नहीं पाते हैं। ये एक लीस्ट अंडरस्टूड कॉन्टिनेंट कहा जाता है वर्ल्ड का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा
इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लोग जाते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं है। तो हम इसका अगर ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखें तो आप ऊपर देखिए एक चाइना समा सकता है इसके अंदर। अगर ऊपर वाले नदर अफ्रीका में देखें तो यहाँ चाइना आ जाएगा, यहाँ मैक्सिको आ जाएगा और ये वेस्टर्न यूरोप यहाँ पर आ सकता है। उसके साइड में अगर ईस्ट साइड में इसी में फिक्स कर सकते हैं इंडिया को, फिर उसके नीचे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप, ईस्टर्न यूरोप वेस्टर्न यूरोप दोनों आ सकते हैं। और यहाँ पे कई सारे कंट्रीज, जापान आ सकता है मेडागास्कर में। तो देख सकते हैं कि इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा है। तो इस मैप में जब हम अगर इजिप्ट से शुरुआत करते हैं तो देखिए ये इजिप्ट का पोर्शन है। अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर ये अलेक्जेंड्रिया हो गया, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट का ही पोर्ट है। उसके बाद में ये आपका सिनाई पेनिनसुला हो गया, ये सुइस कैनाल हो गई। तो ये एक चोक पॉइंट है यहाँ पर, सुइस कैनाल। उसके बाद में ये बाबल मंडेब है, यहाँ पर बाबल मंडेब है, ये एक चोक पॉइंट है। और जिबूती जैसे कंट्री है यहाँ पर। जिबूती मतलब जिबूती की जियो स्ट्रेटजी अपने आप में बहुत हाईएस्ट लेवल की है, क्योंकि जिबूती में आप ये समझ लिए जापान का पोर्ट, इटली का पोर्ट, यूएसए का लार्जेस्ट नेवल, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवल बेसिस है यूएस का, चाइना का। मैं बता रहा हूँ किस कंट्री का यहाँ पर नेवल बेसिस हैं। एक आपका चाइना का है, यूएस का है, इटली का है, जापान का है। तो ये सारी कंट्रीज़ का यहाँ पर नेवल बेसिस है जिबूती में। उसके बाद में इट्रिया जो है ये भाई इथोपिया, ये लैंडलॉक कंट्री है, तो इसको अगर यहाँ पर्शियन गल्फ में इंगेज करना होता है तो ये इथोपिया रास्ता प्रोवाइड करता है। उसके बाद में साउथ सूडान है, ठीक है। साउथ सूडान क्या है? साउथ सूडान इजिप्ट से टच करता है और ये नाइल रिवर जो कि मतलब इजिप्ट की लाइफलाइन है। नाइल रिवर जो है इजिप्ट की लाइफलाइन है, क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन यहीं पे फ्लरिश किया था। और जो भी पॉपुलेशन है इजिप्ट की वो ईस्टर्न पोर्शन में ज़्यादा मिलती है आपको। वेस्टर्न पोर्शन में तो फिर वहाँ पे डेजर्ट वगैरह है, सहारा डेजर्ट भी आ जाता है और कई सारे डेजर्ट हैं। तो वो जो नाइल रिवर है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस रीजन में। नाइल रिवर इस तरीके से जाती है यहाँ पर। और ये अगर ईस्टर्न साइड में देखें तो ब्लू नाइल चली जाती है इथोपिया, और वाइट नाइल ये साउथ सूडान होते हुए नीचे आ जाती है, ठीक है, विक्टोरिया लेक के साइड में। अभी क्या हुआ है ना, हाल फिलहाल में अभी ये देखने को मिला है कि इथोपिया जो है एक ग्रेट रेनेसा डैम बना रहा है वहाँ पर। तो अब पहली चीज़ तो आपको ये समझना चाहिए कि नाइल फ्लो कैसे करती है। नाइल फ्लो करती है साहब इस तरीके से, मतलब इथोपिया से जाती है, मतलब मैं एक लाइन से दिखाना चाहता हूँ, ये इथोपिया से जाती है इजिप्ट की साइड, मतलब यहाँ पे मेडिटेरियन सी में ड्रेन करती है और इथोपिया से जाती है सूडान होते हुए। तो यहाँ पर अगर डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो इनको पानी की कमी हो जाएगी। तो इजिप्ट ने इस बात को यूएन में उठाया था, ठीक है। उसमें ट्रंप ने भी इंगेजमेंट कराया था कि हाँ हम जो इनका मीडिएशन है कराने की बात की थी। तो ये एक इंटरनेशनल यहाँ पे पॉइंट मिलता है हमको। उसके बाद में आपका ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, ये सारे कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं, जिसमें सोमालिया है। तो सोमालिया के आसपास पायरेसी बहुत होती है, जैसे हमारे कोई शिप जाते हैं सुइस कैनाल होकर तो उन पर पायरेसी का खतरा रहता है। तो सोमालिया से इंगेज करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है इंडिया को। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलती है, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं। क्यों? जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यमन जो है यहाँ पे हाउदी रिबेल्स हैं और यहाँ पर सऊदी अरेबिया अपना कंट्रोल चाहता है, यमन की गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया का साथ देती है, और जो हाउदी रिबेल्स हैं वो इंगेज रहते हैं ईरान से। तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी हद तक बढ़ी रहती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जिबूती में नेवल बेसेस हैं यूएस के, चाइना के और इटली के, जापान के, और ये गल्फ ऑफ एडेन से होते हुए बाबल मंडेब होकर ये शिपिंग का रास्ता, शिपिंग के लिए, ट्रेड के लिए और नेवल ट्रेवलिंग्स के लिए ये रास्ता है। और ये बहुत नैरो, मतलब 100 किलोमीटर के, फ्यू 100 किलोमीटर में है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शिपिंग के लिए, अगर ऑयल बेसिस पे देखें, क्योंकि भाई आप देखते हैं यहाँ से ऑयल का जो भी प्रोडक्शन होता है और इस तरीके से ट्रैवल करता है वो ऑयल का प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसलिए जिबूती की जो इम्पोर्टेंस है बहुत हद तक बढ़ जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती है तो इसकी ऑयल, जैसे अगर यमन में कुछ होता है, भाई ये थे यमन में, अभी यमन ने अटैक किया था सऊदी अरेबिया में, तो अरामको नाम की कंपनी पे उनके अटैक किया था। तो यहाँ पर अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं तो उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो उसको रिड्यूस करने में काफ़ी और देशों का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये देश तो देखिए अब ये तो टर्माइल की स्थिति में होते हैं, लेकिन उसके कंसिक्वेंटली क्या होता है ना, उसका मतलब इवेंचुअली होता क्या है
कि पूरे वर्ल्ड पे उसका मतलब असर पड़ता है अगर यहाँ पर कोई भी जो पॉलिटिकल टेंशन होती है। तो इसलिए ये नेवल बेसिस अपने अपने कंट्री के लिए अपने इंटरेस्ट सर्व करते हैं। अच्छा, बात आती है इथोपिया की। तो इथोपिया से इंडिया के रिलेशन जो है ना, यहाँ पे इथोपिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत करवा रहा है। जैसे इंडिया की जो कंपनीज हैं वहाँ पर जो कि फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहाँ पे इंगेज करता है इंडिया, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिल रहा है। और ये वन ऑफ द इमर्जिंग स्टेट्स भी, इमर्जिंग कंट्री भी ऑफ अफ्रीका। इसका जो ग्रोथ रेट रहा है अभी हाल फिलहाल के, मतलब 2018 और 17 में बात करें तो 8% की ग्रोथ रेट से इसका जीडीपी ग्रो कर रहा है। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है अफ्रीका का। तो इससे इंडिया का एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह में रहा है। केनिया से भी इंडिया के एंगेजमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि केनिया की जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, क्योंकि ये कॉलोनी रहा है ब्रिटिश का। तो ये ज़्यादातर स्टेट जो है ना, जो कंट्रीज़ हैं मतलब ईस्ट कोस्ट पे, ये ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है। उसमें मेनली केनिया की बात आती है तो केनिया में ज़्यादातर लोग जो है इंग्लिश स्पीकिंग ही है। तो केनिया का और इंडिया का रिलेशन इस तरीके से काफ़ी अच्छा चलता है, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ भी हैं और इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और केनिया भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। उसके बाद में आता है तंजानिया। तंजानिया में क्या है ना, तंजानिया में रेयर अर्थ मेटल बहुत मिलते हैं, मतलब वो जो मिनरल्स होते हैं जो रेयर होते हैं, तो वो काफ़ी सारी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आने वाले मटेरियल मिलते हैं। तो यहाँ से इंगेजमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है इंडिया के लिए। उसके बाद में सेशल्स है, तो सेशल्स में भी अभी हमारे हाई लेवल की विजिट्स हुई थी। तो अब आप इसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जो ईस्ट अफ्रीका है, यहाँ पर 2014 से 2019 में 40 हाई लेवल विजिट्स हो चुकी हैं। मतलब आप दे सकते हैं कि 40 हाई लेवल विजिट हो सकती है, हाई प्रोफाइल विजिट। उसमें मतलब प्रेसिडेंट की विजिट आ सकती है, या फिर आपकी प्राइम मिनिस्टर की आ सकती है, या फिर होम मिनिस्टर की आ सकती है, या फिर डिफेंस मिनिस्टर की आ सकती है। 2 कंट्रीज और हैं, एक आपका मॉरिशस हो गया और सेशल्स हो गया। तो सेशल्स और मॉरिशस में नेवल बेसिस यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन में अगर कुछ भी होता है, वहाँ पे पायरेसी होती है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, तो वो इंडिया के लिए कंसर्न है। तो ये दोनों कंट्री, जो सेशल्स हो गया और मॉरिशस हो गया, तो ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं कौन सा कंट्री किस तरीके से टच कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका सोमालिया आ गया। इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद में इथोपिया के नीचे केनिया आता है। केनिया का भी एक बाउंड्री डिस्प्यूट है इथोपिया से, यहाँ पर कुछ ट्राइब्स के बीच में डिस्प्यूट रहता है, तो उससे हम समझ सकते हैं ये दोनों टच करते हैं। अच्छा, तंजानिया, ये विक्टोरिया लेक हो गई यहाँ पर। अच्छा, रवांडा जो है ना, विक्टोरिया लेक को टच नहीं करता। यहाँ पे किगाली एग्रीमेंट के बारे में अगर आपने सुना हो तो किगाली एग्रीमेंट यहीं रवांडा में हुआ था। उसके बाद में ये ऊपर युगांडा आता है। युगांडा में भी अभी एक हाई प्रोफाइल विजिट हुई थी, और इसके नीचे तंजानिया आता है। ठीक है, उसके नीचे मोजाम्बिक आता है। तो आपको नॉर्थ टू साउथ भी याद रखना पड़ेगा। इथोपिया, नीचे केनिया, तंजानिया, उसके बाद में मोजाम्बिक, ये नीचे इस साइड में जम्बिया है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ठीक है, और ये अंगोला आ गया, इधर बोत्सवाना आ गया, और ये जिम्बाब्वे हो गया, और नीचे साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है साहब, इस मैप में हम देखते हैं कि बाबल मंडेब यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये बाबल मंडेब हो गया, एक चोक पॉइंट हो गया, ये रेड सी हो गया, उसके बाद में ये रास्ता हो गया, ऊपर सुएज कैनाल हो गई, और ये सूडान हो गया, साउथ सूडान, एशिया, और ये सब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वही चल रहा था कि इथोपिया अपना एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और जो कि नाइल है, और नाइल का फ्लो रहता है इजिप्ट के थ्रू। इजिप्ट के लिए नाइल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इजिप्ट नहीं चाहेगा कि कोई भी डैम का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो जिससे पानी रुके, जो कि देखिए वो इथोपिया के लिए एक इरिगेशन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने वाली बात हो सकती है, या फिर वहाँ पे पावर जनरेशन को इंक्रीज़ करने वाली बात हो सकती है, लेकिन वही उतना ही ख़तरा इजिप्ट को हो सकता है, क्योंकि वो पानी रुक के आएगा या कम आएगा जिस तरीके से। तो इसको लेकर इजिप्ट ने यूएन में इस बात को उठाया था। वहाँ पे कई सारे लोगों ने बात की थी। इजिप्ट के सपोर्ट में भी कई सारे कंट्रीज़ आए थे, और इथोपिया के सपोर्ट में भी कई सारे कंट्रीज़ आए थे, और ट्रंप ने इसके मीडिएशन की बात करी। तो इंटरनेशनल फिनोमेना में ये करंट मतलब टॉपिक आता रहता है बार बार। देखिए, ये जो कंट्रीज़ है ना, ये वाली कंट्रीज़ जो होती हैं, ये सोमालिया हो गया, केनिया हो गया, तंजानिया हो गया, तो ये सी लेन्स की सेफ्टी के हिसाब से अगर इंडिया देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैरीटाइम सेफ्टी की अगर बात आती है, पायरेसी की बात आती है, तो जैसे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गया और जापान हो गया, तो यहाँ पर
एशिया अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, इन कंट्रीज़ को इंगेज करके, जो भी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना, तो जैसे पायरेसी हो गई, जो पायरेट्स होते हैं ना, तो अगर कोई भी मतलब शिप जाता होता है तो उसको कहीं ना कहीं लूटने की कोशिश करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो भी नेवल ट्रैवलिंग्स होती हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडिया और जापान ने इंगेज करने की कोशिश की थी इन सारे कंट्रीज़ से। तो इसमें पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की बात आई थी। जो चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था, जो ग्रेट रेनेसा डैम है जो इथोपिया बना रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा इस मैप के थ्रू बड़ा क्लियरली देख सकते हैं। तो ग्रेट रेनेसा डैम अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये देखिए, ये तो फ्लो हो गया यहाँ से, इसका नाइल का फ्लो। उसके बाद में अगर यहाँ कोई डैम बन जाता है, ये ब्लू नाइल हो गई, ठीक है, ये यहाँ से इस तरीके से ट्रेवल करती है और ये नाइल रिवर इजिप्ट में चली जाती है, और ये वाइट नाइल हो गई। तो इसको हम मैप से देख सकते हैं, मतलब क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ का एंगेजमेंट किस तरीके से बढ़ जाता है, क्योंकि ये इसका फ्लो ना वो ऊपर की साइड में है, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी में ड्रेन करती है। तो जो मैरीटाइम सेफ्टी हो गई, या फिर सी लेन्स की सेफ्टी हो गई, पायरेसी हो गई, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए इंडिया का एक प्रोग्राम सागर नाम से भी है। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन भी मेंबरशिप ये 2015 में आई थी। इसमें ये चीज़ 2015 में देखने में आई थी, जब एनडीए 1 की गवर्नमेंट आ चुकी थी, तो उसमें पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप करने की बात आई थी। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं, उसका पार्ट है, मेंबर हैं। ईरान हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, या फिर मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज़ ना जो टच करते हैं अपनी बाउंड्रीज इंडियन ओशियन से, तो वो इसके इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के पार्ट हैं, आयोरा के पार्ट हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो वेस्टर्न अफ्रीका है तो वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। तो पहले तो हम बाउंड्रीज से देखते हैं कहाँ पर कौन सा कंट्री लोकेटेड है। अब जैसे ये मॉरिशियाना है, ठीक है, तो ये मॉरिशियाना ये बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट पे है, और यहाँ पे इसके पास में केप वर्डे है। तो केप वर्डे कई बार पूछ लिया जाता है, केप वर्डे कौन से ओशन में है, तो ये पैसिफिक ओशियन है इस साइड में, ये वेस्टर्न साइड में, अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक नहीं है। तो ये मॉरिशियाना अटलांटिक ओशियन में का मतलब बाउंड्री बनाता है। उसके बाद में सेनेगल हो गया, उसके बाद में गिनी बिसाऊ हो गया, उसके बाद में द गम्बिया भी यहीं पर है, उसके बाद में गिनी हो गया, सेरिलियोना हो गया, उसके बाद में लाइबेरिया हो गया, ये आइवरी कोस्ट हो गया, ये घाना हो गया, टोगो हो गया, बेनिन हो गया, ठीक है। तो इनको हम ध्यान से देख सकते हैं कौन कौन से कंट्री कहाँ पर लोकेटेड हैं। और अब ये लैंडलॉक कंट्री की बात आती है, तो बुर्किना फासो ये लैंडलॉक कंट्री हो जाता है, माली, ठीक है, तो ये माली हो गया, यहाँ पर माली आ जाता है, ये मॉरिशियाना हो गया, ये नाइजर इधर आ जाता है, नाइजर के नीचे नाइजीरिया आता है, ठीक है, नाइजर ऊपर आता है, नाइजीरिया नीचे आता है, और ये चैड हो गया, उसके बाद में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गई, और ये कैमरून हो गया, ठीक है साहब। इसमें एक ध्यान करने वाली बात है, क्योंकि गिनी कई तरीके की गिनी है। एक तो ये इक्वेटोरियल गिनी है, तो इक्वेटोरियल गिनी जो है ना वो यहाँ पर आता है, देखिए ये इक्वेटोरियल गिनी दिखा रहा है, तो ये दो जगह दिखा रहा है, एक ये और एक ये, और इसके बाद में ये आता है गिनी बिसाऊ, ठीक है, ये वाला होता है गिनी बिसाऊ, उसके ऊपर ये वाला, ये बड़ा वाला गिनी है। तो तीन तरीके की गिनी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमको। एक तो गिनी ये हो गया, और एक गिनी बिसाऊ हो गया, उसके बाद में ये आपका इक्वेटोरियल गिनी हो गया, ठीक है। तो तीन गिनी है। कैमरून के पास जो है इक्वेटोरियल गिनी है, मतलब यहाँ गल्फ ऑफ गिनी है ना, तो यहाँ पर आता है ये इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। अच्छा, इन देश के साथ में किस तरीके की एंगेजमेंट रहती है, तो यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है, और ऑयल प्रोडक्शंस के लिए जैसे इक्वेटोरियल गिनी हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है ऑयल प्रोडक्शन के लिए। तो कई सारी कंट्रीज यहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन होता है। और आईटेक जो इंडिया का प्रोग्राम है, इंटरनेशनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिशरीज जो हैं ये वेस्टर्न नेशंस है, वेस्टर्न अफ्रीकन नेशंस हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे टेलीमेडिसिन है, तो टेलीमेडिसिन में इनोवेशन किस तरीके से बढ़ाया जा सके, तो इंडिया इनकी हेल्प करता है इसमें, ठीक है। वो रेसिप्रोकल चलता है कि हाँ ये इस तरीके से हेल्प करते हैं, ये कंट्री उनको किस तरीके से हेल्प करते हैं, यही मतलब ये एक डिप्लोमेसी का पार्ट होता है। तो यहाँ पर टेलीमेडिसिन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, ठीक है, और जो भी मतलब सर्विस रिलेटेड जो भी जैसे जो भी चीज़ें होती हैं सर्विस रिलेटेड, तो उसमें हेल्प करता है। तो जो आईटेक इंडिया का प्रोग्राम है ना, वो 1960 से चल रहा है। 1960 से इस प्रोग्राम ने
लेटिन लेटिन अमेरिका को फोकस किया है और अफ्रीका को फोकस किया है। तो इसके तहत यहाँ पे कई सारा इनोवेशन में हेल्प देखने को मिलती है। तो थैंक यू। और जो ये आईटेक का मतलब आईटेक से जो भी कंट्रीज एंगेज है मैं उनके नाम एक बार ले लेता हूँ। बुर्किना फासो, चैड हो गया, कोट डाइवर हो गया, इक्वेटोरियल गिनी हो गया और घाना हो गया, गिनी बिसाऊ हो गया, माली, सेनेगल और इंडिया का इसमें एंगेजमेंट चलता है। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं और अपने कमेंट बता सकते हैं। कोई सजेशन हो और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई आपको कमी नज़र आ रही है, कोई चीज़ छूट जा रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल टेक दैट पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।